चलिए शुरू शुरू करते। आज जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैसूर, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान, दो ऐसे व्यक्ति जो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है। तो इनको अपन पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैसूर। बहुत, और अगर तुम लोग जानते हो मैसूर किस क्षेत्र में पड़ता है, तुम्हारा कर्नाटका का दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। जैसे मैं अगर मान लूँ ये तुम्हारा कर्नाटका वाला रीजन है, तो यहाँ पे बेंगलोर है, और बेंगलोर के साउथ वाला रीजन कौन सा तुम्हारा, मैसूर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो कर्नाटक का ये नवाब भी है, ठीक है। और कर्नाटक के दक्षिणी भाग में क्या है, मैसूर है। अब देखिए कर्नाटक, ये मैसूर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था तुम्हारा वाडियार चिक कृष्णराज। ये थोड़ा सा वाडियार चिक कृष्णराज, ये व्यक्ति वाडियार वंश का एक शासक है, ठीक है। वाडियार चिक कृष्णराज जो मैसूर का क्या है, शासक है। वाडियार चिक कृष्णराज, इसी के टाइम पे दो भाई हैं, ठीक। वाडियार चिक कृष्णराज के समय ही देवराज और नंदराज, ये दो भाई रहते हैं, देवराज और नंदराज। देवराज और नंदराज ने क्या किया, इसका तख्ता पलट कर दिया, ठीक है। पूरी की पूरी शक्ति को किसके अंतर्गत रख लिया, अपने अंतर्गत रख लिया। और ये जो देवराज है वो कौन है, मुख्य सेनापति। और नंदराज कौन है, राजस्व व वित्त के प्रमुख। देखिए किसी भी सैनिक का तख्ता पलट करने, किसी भी शासक का तख्ता पलट करने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक तो सैनिक, सैन्य शक्ति है जिसके पास है, मिलिट्री जिसके पास है, वो सबसे प्रमुख होता है। दूसरा राजस्व, रेवेन्यू। ये दोनों भाई लेकर के बैठे हैं, और ये दोनों भाइयों ने क्या किया, वाडियार चिक कृष्णराज का शासन पलट दिया। लेकिन देखो ये क्षेत्र क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलता है कि ये क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, मिनरल्स, खनिज, प्लस आपको देखने को मिलता है दोआब का क्षेत्र, दोआब रीजन। दोआब मतलब से कृष्णा हो गए, तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब, पेन्नार नदी का दोआब। तो क्या है, दोआब क्षेत्र क्या होता है, फर्टिलाइज, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, उर्वरक क्षेत्र होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के पोर्ट, बंदरगाह, माही पोर्ट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा ये मेन प्रमुख तीन चीज है। इसके अलावा तो बहुत सारी और बाकी क्षेत्र हैं, लेकिन आपको मिनरल्स यहाँ पे जैसे पता है कर्नाटका में क्या मिलता है, आपको सोना भी मिल रहा था, धातुएं भी मिल रही थी, लोहा भी मिल रहा था, साथ में दोआब रीजन है, फर्टाइल एरिया है, और साथ में पोर्ट। ये तीनों चीज के कारण क्या होता है, जो चार शक्तियां हैं, वो चार शक्तियां आपस में संघर्ष करती। वो चार शक्तियां कौन कौन सी है, मराठे, निजाम, अंग्रेज एंड देन फ्रांसीसी। चार शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है। मराठे, निजाम, अंग्रेज, फ्रांसीसी, आपस में इनका क्या है, संघर्ष चल रहा है कि भाई मैसूर के क्षेत्र पर किसका आधिपत्य होगा, ठीक है। ये चारों शक्तियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, और उसमें एक शासक है देवराज, जो उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। देवराज उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं। तब यहां पे 1761 में, 1761 में उत्पन्न होता है एक हैदर अली, जो क्या है, एक पहले एक घुड़सवार था। हैदर अली क्या है, पहले एक घुड़सवार था, फिर धीरे 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 इसका बढ़ोतरी होती है और यहाँ का एक वास्तविक शासक बन जाता है 1761 में, ठीक।
और यहीं से अब शुरुआत होती प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, हैदर अली। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरी कहानी सबको लेकर के चलेंगे आप तो बढ़िया रहेगा। देखिए, जब हैदर अली शासक बन रहा है, तो हैदर अली जब शासक बन रहा है तो उसके सामने क्या है, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस है। अब किस प्रकार के चैलेंजेस है, उसके पास 4 चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। उसके सामने सबसे पहले चैलेंज किसका है, मराठों का। दूसरी चुनौती निजाम, तीसरी चुनौती अंग्रेज, और चौथी चुनौती फ्रांसीसी। हालांकि कर्नाटक के नवाब का भी है, लेकिन उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है कर्नाटक के नवाब का। ये 4 लोगों के सामने 4 चुनौतियां आती हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मराठों के सामने आप लोगों को मालूम है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का 3rd युद्ध हुआ, जिसमें पेशवा हारे, मराठे हारे। लेकिन उसके बाद देखो, जब तक 1761 तक पेशवा नहीं हारे थे, पानीपत का तीसरा युद्ध जब तक पेशवा नहीं हारे थे, तब तक तो इन्होंने मैसूर में बहुत सारे आक्रमण किए। ये मैं बोल रहा हूं ना कि 1761 में हैदर अली आ रहा है, तो क्यों हैदर अली आ रहा है, क्योंकि लगातार मराठे क्या कर रहे हैं, मैसूर के क्षेत्र पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। 1744, 47, 56 बिल्कुल लगातार उनका आक्रमण हो रहा है। और जब लगातार आक्रमण हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो देवराज है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और जब देवराज रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर हैदर अली क्या ले रहा है, सत्ता अपने हाथों में ले रहा है। लेकिन जैसे पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे हार गए, लेकिन फिर माधव राव क्या बनता है, पेशवा बनता है। और माधव राव जब पेशवा बनता है तो फिर से एक बार मराठों की शक्ति क्या होती, उभरती है। और जब मराठों की फिर एक बार शक्ति उभरेगी तो फिर उसको क्या चाहिए, मराठों को मैसूर का क्षेत्र, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र है वो। तो मराठे जो है माधव राव के नेतृत्व में क्या हुए, एक बार फिर खड़े हुए। और इन्होंने लगातार 1761, 63, 66, 69 और 71 में लगातार आक्रमण किया। 1761 में, 63 में, 66 में, 69 में और 71 में लगातार आक्रमण किए। तो भैया इन आक्रमणों से निपटना है किसको, हैदर अली को, क्योंकि अब वही शासक है। सेकंड ये बोला जा रहा है, मराठों में क्या है, और एक खास बात थी, मराठों में एक खास बात ये थी कि ये क्या थे, ये बहुत ज्यादा तीव्रगामी एंड शक्तिशाली घुड़सवार थे। जैसे इनके था ना, मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत जल्दी ये लोग सेना के सामने नहीं आते थे, बल्कि पीछे से छापा मार युद्ध के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। और उसके लिए क्या चाहिए थे, अभी भी हैदर अली को ऐसे सैनिक चाहिए थे जो इनका सामना कर सके, तो ये चुनौती थी। वहीं निजाम के सामने, निजाम के लिए क्या सबसे प्रमुख चुनौती थी, निजाम के सामने भाई जो फ्रांसीसी सेना, फ्रांसीसी के द्वारा क्या किया गया था, प्रशिक्षित सेना इसके पास थी। फ्रांसीसियों के द्वारा, जो फ्रांसीसियों के द्वारा प्रशिक्षित सेना थी इसके पास, मतलब क्या है, अब ये बहुत ज्यादा आधुनिक हो चुकी है निजाम की सेना। और मैसूर अभी इतना बड़ा राज्य भी नहीं है और साथ में लगातार हार भी रहा है, तो भाई निजाम भी एक सबसे बड़ी समस्या है। साथ में अंग्रेज, वो तो है ही, और फ्रांसीसी। अब इन सब समस्याओं से निपटने के लिए, ये जितनी भी समस्या है, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कर रहा है हैदर अली, कुछ प्रयास कर रहा है। वो प्रयास महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया, एक हैदर अली ने एक प्रयास किया, जो डिंडीगुल एक क्षेत्र है, डिंडीगुल में क्या किया, एक अपना शस्त्रागार बनाया। सोचिए, सबसे पहले क्या है,
अब इन शत्रुओं से निपटना है तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, तोप खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई साहब इसने शस्त्रागार, इसने तोप खाने का निर्माण किया, और किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। अब सोचिए इसने क्या किया। सबसे प्रमुख इसका काम था, एक डिंडीगुल में इसने अपना शस्त्रागार बनाया, एक तोपखाना बनाया फ्रांसीसियों की सहायता से। अब अंग्रेज सोचेंगे कि भाई तुम्हें आखिरकार तोपखाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अंग्रेज इस क्षेत्र के क्या है? शक्तिशाली अब शासक बनते जा रहे हैं, और मेन इक्वेशन को चेंज करने वाले अंग्रेज हैं। और इस बीच हैदर अली ने क्या किया? एक डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित कर दिया, वो भी फ्रांसीसियों की सहायता से। फ्रांसीसी अंग्रेजों के दुश्मन, ऊपर से अगर तोप खाने का निर्माण हो रहा है तो किसके खिलाफ होगा? अंग्रेजों के खिलाफ होगा। अब अंग्रेजों ने यहाँ से बुद्धि लगाया कि भैया ये तो हमारे लिए खतरा बन रहा है। यही कारण बना पहले आंग्ल मैसूर वॉर का। ठीक है, तो रीजन आपसे पूछेगी कि आखिरकार क्या कारण था कि भैया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 स्टेटमेंट। तो उसके पीछे कारण ये है, प्रमुख रूप से ये कारण है। ठीक है, डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित करना है, जिससे अंग्रेजों को क्या हो रहा है? अपनी सुरक्षा खतरे में लग रही है, और जब सुरक्षा खतरे में लगेगी तो अंग्रेज बहुत होशियार है भाई। ठीक है, क्लियर? यहां तक लिख लिए? हाँ। तो फिर उसके बाद शुरू होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच, 1767 से 69 तक। अब देखो अंग्रेज को लग रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? सबसे पहले अंग्रेजों ने बोला कि भाई निजाम को साथ पकड़ लिए, साथ में मराठों को पकड़ लिए, और कर्नाटक के नवाब को भी। ये तीनों को पकड़ के अंग्रेजों ने क्या किया? अब आक्रमण करना शुरू किया कि अब आक्रमण करेंगे। ठीक है, कर्नाटक पर आक्रमण करना था अंग्रेजों को। किससे? निजाम से, मराठों और कर्नाटक। ये तीनों शक्तियों को मिला लिया, और अब किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? हैदर अली के ऊपर। हैदर अली क्या है? एक समझदार व्यक्ति, विचलित नहीं हो रहा है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष करना जानता है। अब देखो इसने सबसे पहले निजाम को पकड़ा, बोला कि ये बताओ तुम्हें निजाम क्या चाहिए। निजाम से बात किया कि भाई ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आखिरकार क्या के लिए तुम उनके पास गए। तो निजाम ने बोला कि भैया हमें कुछ कुछ क्षेत्र दिए जा रहा है। तो बोल रहा है हमसे ले लो। हैदर अली ने बोला हमसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना क्षेत्र दे रहा है उससे डबल हम दे रहे हैं। निजाम को अपनी तरफ कर लिया। मराठों को पूछा कि भाई तुम्हें क्या मिल रहा है? बोल रहा पैसा। तो बोल रहे हमसे ज्यादा लेकर के जाओ। कितना मिल रहा है? 8%, हमसे 15 लेकर के जाओ। मराठों को भी अपनी तरफ कर लिया। मतलब देखो एक शासक, ऐसा शासक जो दोस्त को क्या, दोस्तों का उपयोग तो कर ही रहा है, दुश्मनों का तक उपयोग कर डाला। हैदर अली कैसा शासक, जिसने अपने दोस्त का नहीं अपने बल्कि अपने दुश्मन का भी उपयोग कर दिया, और दुश्मन का उपयोग करके भैया ये मराठा, ये निजाम और मराठों को अपने तरफ करके क्या किया इसने? कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब देखो उल्टी हो गई बात। अंग्रेज समझ नहीं पाए, हैदर अली को हल्के में ले लिए। बोला कि हैदर अली दूसरे शासकों जैसा है। हैदर अली नहीं विचलित हुआ, बल्कि दोनों जो उनके साथी थे उनको अपने तरफ कर लिया, और अपने तरफ करके उसने क्या किया? कर्नाटक पर आक्रमण। और कर्नाटक पर आक्रमण करके क्या किया? और जीत लिया। और जब जीत लिया तो फिर उसके बाद क्या आती है आपकी? एक संधि, जिस संधि का नाम क्या है आपके? मद्रास की संधि। ठीक है, मतलब कर्नाटक पर आक्रमण किया और मद्रास को घेर लिया। जो मद्रास था किसका गढ़ है? अंग्रेजों का गढ़ है, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी है मद्रास। मद्रास को जैसे घेरा, अंग्रेजों को लगा ये तो यार हम खतरे में पड़ गए, तो मद्रास की संधि अंग्रेजों ने कर ली, जो एक तरीके से तिरस्कारपूर्ण संधि थी, अंग्रेजों के हित में नहीं थी वो कोई संधि। तो
मद्रास की संधि, जिसके अंतर्गत क्या बोला, मद्रास की संधि के अंतर्गत बोला गया कि दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेश, जो दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश आपस में एक दूसरे को लौटा देंगे। ठीक है, तो जो विजित प्रदेश है उन्हें लौटाया गया। और सेकंड बोल रहे हैं कि भाई हैदर अली की मदद करेगी अंग्रेज, हैदर अली की सहायता अंग्रेज कंपनी करेगी। तो ये दो चीज बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि मद्रास की संधि किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा तो याद रखिएगा, मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। ठीक है, और किन किन के बीच में हुआ ये क्लियर है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं क्या होता है, समाप्त होता है। अंग्रेज समझदार, देखो अंग्रेज समझ गए कि भैया हैदर अली से हम ऐसे नहीं जीत सकते, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अंग्रेज रुके, उन्होंने अपने आप को तैयार किया। लेकिन हिंदू शासक में क्या हो रहा था, जो हिंदू शासक से कहने का मतलब जो भारतीय शासक है, उनके साथ दिक्कत क्या थी, वो लगातार संघर्ष करते रहते थे, वो अपने आप को ज़्यादा टाइम ही नहीं देते थे। भाई ठीक है तुम जीत गए तो एक बार थोड़ा रुकना था, लेकिन रुका नहीं, लगातार संघर्ष करता रहा। और अंग्रेजों की क्या थी, अंग्रेज हारे तो समझे कहीं तो गलती हो रही है, और जब गलती हो रही है तो अपने आप को रोको, सुधारो, अपनी फिर से क्षमताओं का पता करो। जैसे आप सब लोग पेपर में अगर नहीं क्लियर होते तो ऐसे दूसरा पेपर देने जाने की नहीं है कि भैया एक दिन में ये दे दिया, फिर हफ्ते भर दूसरा, फिर एक बार अपने आप को रुको, देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कमी है, अपने आप को जांचो, एंड देन उसके बाद फिर दोबारा तैयारी करो। भारतीय शासक ना बनो, है ना। भारतीय शासक में क्या है, अपने आप को दिखाते थे कि मैं शासक, हाथी में जा रहे हैं लड़ने, और कोई विदेशी शासक वो किस में आ रहा है, घोड़े में, कि छुपा रहे। भाई शासक दिख रहा है, कोई भी आए एक तीर मारा, शासक मरा, पूरी सेना इधर उधर। और यही होता था, कोई भी युद्ध उठा के देखो, भारतीय शासक की यही थी कि हाथी में थोड़ा अपना वर्चस्व दिखाना है ना, कि सब घोड़े में, अपन हाथी में, अपन सबसे बड़े, और दिक्कत यही हो जाती थी, इसीलिए पूरा युद्ध हारते थे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन भी मत करो कि ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में नॉर्मल होकर के घुसो और अपना पढ़ते रहो। तो अंग्रेज हैं, कुछ सीखने वाली चीज़। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस संधि का उपयोग केवल और केवल उन्होंने क्या किया, नॉर्मल थोड़ी सी बहुत चीज़ों को समझने के लिए। और इस तरीके से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। ठीक है, लेकिन जैसे प्रथम खत्म हुआ, अब द्वितीय शुरू होगा, और द्वितीय के पीछे कुछ कारण रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड। कब हो रहा है, 1780 से 84 के बीच। ठीक है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। अब कुछ कारण है, और कारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने कारण समझ लिया तो आप पूरे युद्ध की पृष्ठभूमि समझ जाओगे। क्या कारण है, सबसे पहले 1769 की वो संधि थी, मद्रास की संधि। उसमें क्या बोला था कि भाई हैदर अली का साथ देंगे, लेकिन हैदर अली का साथ नहीं दिया अंग्रेजों ने। जब 1771 में मराठों ने क्या किया, आक्रमण किया, तो जब मराठों ने आक्रमण किया तो इस बार साथ नहीं दिया अंग्रेजी कंपनी ने। तो हैदर अली ने क्या किया, इल्जाम एक लगाया कि आपने क्या किया, मद्रास की संधि का वायलेशन किया है, मद्रास की संधि का आपने उल्लंघन किया है। लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है, मुख्य कारण कुछ और है। मुख्य कारण क्या है, अमेरिका की स्वतंत्रता। इस चीज को समझिएगा, अमेरिका की स्वतंत्रता क्या हो रही है भाई। अमेरिका जैसे आप लोगों को मालूम है 1773 में, 1773 में अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है, और अमेरिका की स्वतंत्रता में कौन मदद कर रहा है, फ्रांसीसी।
यानी अमेरिका वालों को स्वतंत्र कराने में मदद कर रहे हैं फ्रांसीसी, फ्रेंच। और फ्रांसीसी और हैदर अली दोनों क्या है, दोस्त। समझ रहे हो, फ्रांसीसी और हैदर अली दोनों दोस्त हैं। और अब अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई साहब, अगर दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों दोस्त हैं, हैदर अली दोनों दोस्त हैं, तो अगर भविष्य में ऐसा होता है कि भाई फ्रांसीसी तो ठीक है, वहाँ पर अंग्रेजों की मदद, वहाँ पे अमेरिका की मदद कर रहे हैं, और फ्रांसीसी क्या ही देखा सीखा यहाँ पे कर दिया, तो हमारी तो पूरी सत्ता चली जाएगी, और दोनों बहुत मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया कि भाई एक तरीके से संदेह की नज़र से देखा गया कि अमेरिका की स्वतंत्रता में फ्रांसीसी और हैदर अली दोनों का साथ हो सकता है। और एक जो आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या, कौन सा पोर्ट है, माहे पोर्ट, ठीक है, माहे बंदरगाह। माहे बंदरगाह हुआ तो क्या हुआ, माहे बंदरगाह में एक तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है, ये किसके अधीन है, हैदर अली के अधीन है। और यहीं से क्या हो रहा है, फ्रांसीसी सामान की आवाजाही हो रही है। मतलब फ्रांसीसियों को कोई सामान चाहिए होता है तो यही माहे बंदरगाह से होकर के जाता है। माहे बंदरगाह कहाँ पे है, ये केरला के कुरनूल वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो माहे बंदरगाह से क्या हो रहा है, फ्रांसीसी सामान की आवाजाही हो रही है। जब फ्रांसीसी सामान की आवाजाही हो रही है तो अंग्रेज और ज़्यादा पैनी दृष्टि रख रहे हैं कि भाई साहब हथियार हो गया, रसद हो गए, आपूर्ति हो गए, वो सब फ्रांसीसियों को कहाँ से जा रही है, यहीं से जा रही है। तो क्या किया, माहे बंदरगाह पर अंग्रेजों ने आक्रमण किए, ठीक है, आक्रमण किया और उसको अपने अधीन लाने की कोशिश की। और ये हैदर अली के लिए क्या थी, चुनौती। भाई उनके अधिकार क्षेत्र में, और उनके अधिकार क्षेत्र में अगर आपने किया तो भाई अब युद्ध होगा। तो अब इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है। तो कारण क्लियर हुआ, 3 कारण। पहला कारण मराठों का आक्रमण, चूंकि मद्रास की संधि हुई थी 1769 में और वो संधि का वायलेशन हुआ। दूसरा कारण अमेरिका की स्वतंत्रता, चूंकि उसमें फ्रांसीसी अमेरिका वासियों की मदद कर रहे थे, और चूंकि फ्रांसीसी और हैदर अली दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। और तीसरा कारण माहे बंदरगाह पे हमला अंग्रेजों के द्वारा। और ये सब कारण बनते हैं क्या, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के। तो आपसे कारण पूछेगा और ये 3 कारण आपको उसमें याद रखना है, ठीक है। तो फिर जब आक्रमण होता है तो सबसे पहले अब देखो, अब यहां पे कौन आक्रमण कर रहा है, यहां पे हैदर अली कर रहा है। तो हैदर अली कर रहा है तो किसको साथ ले रहा है, मराठों को उसने साथ लिया, निजाम को साथ लिया। आप देख रहे हो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम किसके साथ आ गए हैं, हैदर अली के साथ आ गए। तो ये दोनों के साथ लेता है और उसके बाद कहां पे आक्रमण करता है, कर्नाटक पर आक्रमण कर रहा है। कर्नाटक ही मेन एरिया है ना, कर्नाटक का जो नवाब है वो अंग्रेजों के साथ है। कर्नाटक का नवाब क्या है, अंग्रेजों के साथ है। और ये जो मराठे और निजाम तो आ जा रहे हैं इसके साथ, हैदर अली के साथ। तो कर्नाटक पर आक्रमण करता है, कर्नाटक के आरकाट, हालांकि मराठियों के अधिकार क्षेत्र में रहता है ना, लेकिन बाद में आरकाट पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, ठीक है। और करजन वैली एक व्यक्ति है, करजन वैली को पराजित करता है। ये कब हो रहा है, 1780 में, 1780 में, 1780 में ये चीज हो रही है, ठीक है, कि करजन वैली को क्या कर रहा है, पराजित कर रहा है और आरकाट के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर ले रहा है हैदर अली। पहले युद्ध में जीत रहा है हैदर अली, लेकिन वहीं जब दूसरा युद्ध होता है तो हारता है। क्योंकि देखो ये जो मराठे और निजाम है किसी काम के नहीं है, लालची व्यक्ति है, और लालच जहां दिखा वहां पे, इसीलिए कहते हैं लालची व्यक्तियों से सावधान। भाई तुम्हारा दोस्त जितने जल्दी बनेगा उतने ही जल्दी तुम्हारा दुश्मन भी बन जाएगा। तो मराठे और निजाम को क्या चाहिए, लालच। अंग्रेजों ने उनको अपने साइड कर लिया और फिर एक बार हैदर अली के ऊपर आक्रमण करे, और हैदर अली के ऊपर आक्रमण करे तो 1781 में, 1781 में पोर्टो
बोरो, जो पोर्टो बोरो जो क्षेत्र है वहां पे क्या हुआ, हैदर अली की हार हुई। ठीक है, हैदर अली की हार हो रही है। 1781 में पोर्टो बोरो वाले क्षेत्र में हैदर अली की हार हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मराठे और निजाम अब किसके साथ आ गए, अंग्रेजों के साथ आ गए, और अब एक तरीके से हैदर अली की क्या हो गई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लेकिन भाई हैदर अली है, ऐसे थोड़ी मानेगा। 1782 में फिर एक बार युद्ध कर रहा है, और ये युद्ध कर रहा है उसमें ब्रेथवेट जो था उसको पराजित कर रहा है। ठीक है, 1782 में अभी संधि होगी ना। हाँ, अभी देखो ये युद्ध का क्रम चलता जा रहा है, इसमें ना कोई जीत रहा है ना कोई हार हो रहा है। ठीक है, एक बार अपनी सेना भेज रहा है और एक बार सेना हार जा रही है, तो उसके बाद दोबारा फिर सेना हो रही है, फिर उसमें संधि बंदी नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है, आदान प्रदान, भाई मोल भाव हो रहा है कि भाई इसको अपने साइड का लो, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई जा रही। युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं आया है। जब एक शक्ति जब पूरी तरीके से हार जाती तब संधि होती है, अभी हारी नहीं है। ठीक है, 1782 में 1782 में ब्रेथवेट को पराजित किया और ब्रेथवेट को युद्धबंदी बना लिया हैदर अली ने, और यहां से क्या हो गया, हैदर अली की जीत हो गई। लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई, और जब हैदर अली की मृत्यु होगी तो उसका बेटा टीपू सुल्तान आएगा। और टीपू, हाँ नहीं, ब्रेथवेट एक व्यक्ति है, अंग्रेजी सेना का क्या कर रहा है, एक नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, ब्रेथवेट को हराया और उसको अपने अधीन कर लिया, उसको युद्धबंदी बना लिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रही है, आ रहा है हैदर अली की मृत्यु हुई, और इसके बाद आया अब आपका टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान क्या है, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। हाँ मतलब अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, आया टीपू सुल्तान। और भाई साहब ये तो खतरनाक, बाप तो बाप, बेटा उसका 10 गुना। हैदर अली तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन टीपू सुल्तान उसका बाप निकला। और भाई साहब 1.5 साल तक युद्ध चला। अब देख रहे हो, न मराठे साथ में न निजाम साथ हैं, 1.5 साल तक युद्ध चल रहा है, और लास्ट में हार गए। लास्ट में क्या हो रहा है, नहीं जीत पा रहे हैं अंग्रेज, और निर्णायक युद्ध नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या होती संधि, अब संधि होगी, और उस संधि का नाम है मंगलोर की संधि। नहीं, पहली वाली कौन सी थी तुम्हारी, पहली वाली मद्रास थी, और ये अभी अपन सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तृतीय नहीं हुआ है, सेकंड है। अब कौन सी हो रही है, मंगलौर की संधि। और मंगलौर की संधि में क्या हो रहा है, बहुत कुछ खास नहीं है। मंगलौर की संधि जो है वो सिंपल है, क्योंकि युद्ध निर्णायक नहीं हुआ है। और मंगलौर की संधि में ये बोला जा रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर देंगे, विजित प्रदेश वापस, और साथ में एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि इसमें टीपू सुल्तान की जीत हो रही है, क्योंकि टीपू सुल्तान अकेला है और इस साइड से इतना है। तो अब क्या हो रहा है, टीपू सुल्तान अचानक से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन भाई साहब यहीं पे कहानी नहीं खत्म होती है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है। ठीक है, अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अब अंग्रेज को क्या चाहिए, बहाना चाहिए। अंग्रेज केवल रुक रहा है, किस लिए, संधि करता ही इसलिए था कि भाई एक बार संधि करो और रुक जाओ, और देखो अपने आप को कहाँ पे कौन सी कमजोरी हुई, और फिर उसके बाद आक्रमण। कभी अंग्रेज नहीं रुका, अंग्रेज जहाँ कहीं पीछे गए केवल और केवल ये देखने के लिए कि भाई कहाँ अपन कमजोर है, जहाँ कमजोर वहाँ फिर से तैयारी करो, फिर उसके बाद हमला करो। तो क्या हुआ, फिर कुछ समय लिया। अब इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92, मतलब देखिए 6 साल का समय ले रहा है अपने आप को ताकतवर करने के लिए। और यहाँ पे क्या कर रहा है टीपू सुल्तान, लगातार संघर्ष, निजाम मराठों के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये मंगलौर संधि कब हुई थी, आप जानते हैं? हाँ,
1784, 1784 में मंगलौर की संधि हो रही है। ठीक है, 1782 में क्या हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और 1.5 साल तक टीपू सुल्तान लड़ रहा है, बिल्कुल लगातार लड़े जा रहे, युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर फाइनली अंग्रेजों ने बोला कि भाई इससे हम नहीं जीत सकते, अब हमें अपने आप को फिर से तैयार करना पड़ेगा। समझ रहे हो, संघर्ष, व्यक्ति समझदारों की यही निशानी होती है कि वो जब देखते हैं कि अपन नहीं जीत पा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, नहीं कि लड़ते रहो। गांधी जी के साथ क्या था, समझदार व्यक्ति, हमेशा कभी भी एक तरफ से आंदोलन नहीं करते थे, बीच बीच में आंदोलन करे, पूरी शक्ति जुटाए, फिर रुक गए, बोले समझौता कर लो अंग्रेजों के साथ, जो थोड़ा बहुत मिले ले लो, फिर तैयारी करो, फिर अगला मूवमेंट, फिर उसके बाद जैसे ताकत कम हो, फिर उसके बाद समझौता। जैसे संघर्ष विराम संघर्ष, ये अंग्रेजों की नीति भी थी कि संघर्ष करते थे फिर रुकते थे, फिर संघर्ष करते थे फिर रुकते थे, और ऐसे करके पूरे के पूरे देश पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। यानी 1857 से पहले स्थिति अगर आप देख रहे हो कि 1857 के वॉर में कोई भी दक्षिण के राज्य शामिल नहीं हो रहे, तो उसके पीछे कारण यही है कि पहले ही निपट चुके हैं, पहले ही जो मेन शक्ति वो जा चुकी है। अब इसके बाद होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, कहानी को समझिए और उसके हिसाब से यहां आपके क्वेश्चन भी निकल आएंगे। चीजों को आप समझते रहेंगे तो क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सत्रह सौ 1790 से लेकर के 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखो ये क्या है, अंग्रेज फिर से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और अब इस बार उन्होंने कारण के ऊपर फिर अपन चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन सा कारण था जिसके आधार पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो क्या हुआ, त्रावणकोर का एक शासक है, त्रावणकोर, जिसको आज आप केरला के नाम से जानते हो। ठीक है, त्रावणकोर का एक शासक है, उसने क्या किया, कोचीन रियासत के जो 2 क्षेत्र थे उसको क्या कर लिया, डचों से ले लिया। ठीक है, ये याद रखना, वो क्षेत्र का नाम उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर लिखना है तो लिख लीजिए उसका नाम, जैकोट और क्रगानूर। ये क्षेत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपको समझने के लिए लिख लीजिए कि कोचीन रियासत के 2 क्षेत्र हैं, जैकोट और क्रगानूर। यहां पे क्या है, डचों की अपनी एक व्यापारिक कंपनी है, इस क्षेत्र में रह रही है, और ये क्या है, कोचीन रियासत के ये जो क्षेत्र हैं क्या कर लिया, त्रावणकोर के शासक ने ले लिया इनसे। जबकि कोचीन रियासत पर किसका शासन था, टीपू सुल्तान का। तो भैया उसको ये लगा कि ये कैसे हुआ भाई, जब हमारा है शासन तो तुम कैसे कर सकते हो। हालांकि ये क्या एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक प्लान था, क्योंकि 1784 में 1784 में ही अंग्रेजों ने और त्रावणकोर ने संधि कर ली थी, समझ रहे। अब अंग्रेज को लगा कि ये निजाम और मराठे ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी इधर उधर पलटते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो ये अभी इस बार क्या त्रावणकोर के शासक को पकड़ा कि अब नए शासक को पकड़ते हैं, उसको लालच देते हैं कि ठीक है भाई हम तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। मैसूर चुके नीचे ही दक्षिणी क्षेत्र है, और त्रावणकोर का भी शासक क्या चाह रहा है, उसकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो भी आज़ाद हो जाए, स्वायत्त हो जाए, और मैसूर का हमला लगातार हो रहा है। ठीक है, तो वो भी अब क्या किया, अंग्रेजों ने बोला कि भाई हम आपके अधिकार, हम आपकी रक्षा करेंगे, बदले में आप क्या करो कि ये क्षेत्र आप ले लो, ताकि ये क्षेत्र लेने के कारण आपके ऊपर आक्रमण करे कौन, टीपू सुल्तान। और चूंकि आपकी और हमारी संधि है, तो उस संधि के बहाने हम आक्रमण कर दे किसके ऊपर, टीपू सुल्तान के ऊपर। समझ रहे हो, खेला पूरा। तो ये कारण बनता है जिसके आधार पर
जिसके आधार पर क्या करता है, अंग्रेज आक्रमण करते हैं। और इस बार जब आक्रमण करते हैं तो क्या भाई, निजाम को भी पकड़ लिया, मराठों को भी पकड़ लिया, कर्नाटक के नवाब को भी पकड़ लिया, और साथ में त्रावणकोर तो है ही। सबको लेकर के क्या किया, सबको लेकर के वेल्लोर और अंबूर होते हुए, वेल्लोर और अंबूर होते हुए बंगलोर, जिसको आज बेंगलोर बोलते हैं, को पार कर श्री रंगपट्टनम को घेर लिया। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि भाई इस बार बहुत मतलब अपने आप को रोका है अंग्रेजों ने, और पूरी रणनीति अपने आप को पूरी तरीके से ताकतवर करके, और चारों तरफ से टीपू सुल्तान को घेर लिया। और चारों तरफ से घेर क्या भाई, निजाम का भी साथ ले लिया, मराठों का भी ले लिया, कर्नाटक के नवाब को भी पकड़ लिया, और साथ में त्रावणकोर है ही। चारों तरफ से घेर करके अब टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण और श्रीरंगपट्टनम में चढ़ाई। और जैसे श्रीरंगपट्टनम गया तो अब टीपू सुल्तान की क्या है, मजबूरी संधि करना, क्योंकि ये ऐसा युद्ध है जिसमें टीपू सुल्तान के पास अब कुछ नहीं बच रहा है, अपने आप को कैसे भी करके टीपू सुल्तान बचा रहा है। और अब यहां पे हो रही है युद्ध का परिणाम, जैसे मैं बोला ना, परिणाम में क्या हो रहा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये युद्ध के परिणाम रहते हैं। इसी समय एक ये घटना घटी थी, यहां तक क्लियर है ना। इसी समय एक ये घटना घटी थी कि 1784 का आप सब लोगों को मालूम है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या बोला गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोला गया था कि कंपनी किसी भी भारतीय क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लेगी, प्रदेश को नहीं जीतेगी। ठीक है, कंपनी भारतीय क्षेत्र पर हमला नहीं करेगी। लेकिन इस बात को, चूंकि अब कौन आया, कॉर्नवालिस आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस क्या है, अपने आप को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो नहीं हुआ। क्लियर। तो अब यहां पे हो रही श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि में कुछ कुछ चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इस संधि में क्या क्या किया गया है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या बोला गया था, बोला गया था कि कंपनी जो किसी भी भारतीय क्षेत्र पर आधिपत्य नहीं करेगी या कि किसी भी क्षेत्र को अपने कब्जे में नहीं लेगी। लेकिन कॉर्नवालिस है, वो सोचा कि भाई यही समय है मैसूर को पूरी तरीके से हराने का, और इस तरीके से उसने किया। पूरा निजाम, मराठे, सबको उसने पकड़ा और कर दिया टिपू सुल्तान के ऊपर हमला। और टिपू सुल्तान को अब अपमानजनक संधि एक करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके अंतर्गत क्या बोला गया, सबको कुछ ना कुछ मिला, अलग ही लेवल का था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को क्या मिला, अंग्रेजों को सबसे पहले डिंडीगुल। डिंडीगुल क्या था, जहां पे शस्त्रागार था, जहां तोपखाना, सबसे पहले उसने तोपखाना, सबसे पहले मैसूर की जो ताकत है क्या, उसकी तोपखाना, शस्त्रागार, उसको ले लिया। ले भाई, हथियार ही नहीं रहेगा तो लड़ेगा कैसे। ठीक है। इसके अलावा मालाबार का क्षेत्र, मालाबार का क्षेत्र आप सब लोगों को मालूम है पोर्ट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और जब पोर्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे और ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएगा। इसके अलावा एक और क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये अंग्रेजों को मिला। मराठों को क्या मिला, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के का उत्तरी भाग,
थर्ड आता है किसको? निजाम को। निजाम को मिलता है कृष्णा और पेन्नार नदी के दोआब का क्षेत्र, पेन्नार नदी के दोआब का क्षेत्र। ठीक है, ये संधि हो रही है और साथ में टीपू सुल्तान को बोला जा रहा है कि भाई 3 करोड़ रुपए उसको क्या देना पड़ेगा? युद्ध में युद्ध क्षति देनी पड़ेगी, कि युद्ध में जो हारे हैं उसकी युद्ध क्षति कितनी है? 3 करोड़ रुपए, इतना देना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। पेन्नार, कृष्णा और पेन्नार नदी है, उनके बीच का दोआब का क्षेत्र है, जहां पे 2 नदियों का संगम होता है। क्योंकि वो क्या है? बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो भाई सबको कुछ मिल रहा है और अंग्रेज तो चाहते हैं, जानते हैं कि भैया इनको मैं कभी भी ठिकाने लगा सकता हूं, तो तुम अभी ले लो, बाद में तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका तीसरा युद्ध। वाह, वही है। फिर उसके बाद दूसरे दूसरे निजाम आ रहे हैं, सब लोग अपना अपना निजाम एक टाइटल है। जो भी हैदराबाद का शासक बनेगा वो अपना नाम निजाम रखेगा, निजाम इज अ टाइटल। ठीक, इस टाइम पे निजाम एक अली था, ऐसे अलग अलग निजाम, लेकिन तुम देखोगे जब से बना हैदराबाद तब से लास्ट तक निजाम ही बोलते थे। ठीक है, तो निजाम इज अ टाइटल, निजाम के नाम से ही सब जाने जाते थे। तो ये हो रहा है आपका तृतीय। अब इसके बाद अंतिम चौथा आंग्ल मैसूर का युद्ध जो हुआ 1799 में, 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहां पे भी चीजों को समझिए। सब युद्ध के कारण, केवल 2-3 चीज इंपॉर्टेंट, कारण उस युद्ध में क्या हो रहा है और उसका परिणाम क्या निकल रहा है। ऐसे अलग अलग सेगमेंट में करके पढ़ोगे तो बहुत जल्दी से चीजें क्लियर हो जाएगी। और कारण क्या है कि सभी एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। नोट्स ऐसी बना लो कि एक बार में सब क्लियर रहे। अब होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, अब यहां पे कारण चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये अब एक ऐसा समय जब कौन आ रहा है गवर्नर बनकर? लॉर्ड वेल्जली। कौन आ रहा है? लॉर्ड वेल्जली, जो क्या है एक तरीके से एक साम्राज्यवादी गवर्नर है भैया, साम्राज्य को बढ़ाने वाला गवर्नर है। और इसकी एक नीति थी समझौतावादी नीति, समझौतावादी संधि करता था ये ना, जिसको तुम बोलते हो सहायक संधि। ठीक है, सामने वाले से सहायक संधि करता था और सहायक संधि करके उसके जो भी राज्य रहता रहा उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रख लेता था। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है? लॉर्ड वेल्जली के टाइम पे देखो, अब यहां पे एक और घटना घट रही है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में। एक खतरा है नेपोलियन का, नेपोलियन बोनापार्ट। ये मतलब अलग ही लेवल का खिलाड़ी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगर मैं इतिहास में किसी एक शासक को बोलूं सबसे शक्तिशाली था, वो मैं नेपोलियन बोनापार्ट को बोलूंगा। इतिहास का सबसे शक्तिशाली सेनापति, शासक जो भी था। फ्रांस पे किसका शासन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट का। भाई साहब, अब इसके सामने कोई नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट के सामने कोई नहीं। फ्रांस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। अचानक से फ्रांस में क्या हो गया है? फ्रांस से डरने लग गए इंग्लैंड, फ्रांस से डरने लग गए स्पेन, फ्रांस से डरने लग गए रूस सब। कैसे? अरे डुप्ले उपले कहाँ इसके सामने है? डुप्ले इसके सामने कुछ नहीं है। नेपोलियन ऐसा है जो एक छत्र राज, मतलब एक गवर्नर अवर्नर नहीं है, एक छत्र राज। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भूखमरी आने लग गई, बहुत ज़्यादा, चूँकि जो वहाँ का जो शासक था वो बड़ा निरंकुश था।
तो धीरे धीरे फ्रांस क्या हो रहा था, धीरे धीरे फ्रांस, अब देखो लगातार युद्ध हो रहे हैं, फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे है और उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, फ्रांस की गवर्नमेंट। और इससे क्या हो रहा है, फ्रांस में भूखमरी आ रही है, क्योंकि भाई आप आधुनिकता को तो प्रमोट कर नहीं रहे हो, किसी भी तरीके से वेपन, किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी देखो फ्रांसीसी कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है फ्रांस गवर्नमेंट ले रही है, और जो फ्रांस गवर्नमेंट ले रही है उसका उपयोग किस में कर रहे हैं, अपने भोग विलास में कर रहे हैं। तो फ्रांस की जो जनता है उसको कुछ मिल नहीं रहा है, फ्रांस की जनता धीरे धीरे क्या हो रही है, भूखमरी का शिकार हो जाएगी, रोटी के लिए वहाँ पे युद्ध हो रहा है। और इसी बीच एक सेनापति जो एक सैनिक जो है नेपोलियन बोनापार्ट, वो उठता है और उसने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया और पूरी की पूरी जनता उसके साथ आ गई, नेपोलियन के साथ। और अब जब नेपोलियन बोनापार्ट के साथ आ गई है तो ये देखो ये समय क्या है, नेपोलियन कैसा है, नेपोलियन जनता के लिए काम कर रहा है, और जब जनता के लिए काम कर रहा है तो जनता को फायदा नहीं है भारत के उपनिवेश से, समझ रहे हो। इसीलिए अब भारत में उपनिवेश वो बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं करना चाहता, बल्कि अब उसकी महत्वाकांक्षा पूरे यूरोप को जीतने की, समझ रहे, पूरे यूरोप को जीतने की उसकी महत्वाकांक्षा है। महाद्वीपीय सिद्धांत उसने लगाया, नेपोलियन ने महाद्वीपीय सिद्धांत के भैया ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा, पूरा का पूरा यूरोप कोई भी ब्रिटेन से सामान नहीं खरीदेगा, ब्रिटेन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, ब्रिटेन के खिलाफ पड़ा था क्योंकि ब्रिटेन ही मेन ताकत थी और फ्रांस लगातार उससे संघर्ष कर रहा था और ब्रिटेन के खिलाफ उसने संघर्ष शुरू कर दिया। और इसमें उसकी मदद अलग अलग लोग करें, लेकिन मेन ये था कि उसके जो एक तरीके से वो जो आक्रमण करता था लगातार, युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध, नेपोलियन का था, कभी वो रुका नहीं, कभी वो आराम नहीं किया, और मतलब सबसे कम तहलका था उसका, पूरा का पूरा यूरोप डरा हुआ था। समझ रहे हो कि भैया नेपोलियन वहां पे है और नेपोलियन से डर रहे हैं अंग्रेज भारत में भी। लॉर्ड वेल्लेस्ली क्या बोल रहा है, लॉर्ड वेल्लेस्ली बोल रहा है कि या कि टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से अपने में मिला दो या कि टीपू सुल्तान को खत्म कर दो। अब टीपू सुल्तान का रहना हमारे अस्तित्व के लिए क्या है, हानिकारक है। अगर टीपू सुल्तान को ऐसा लगा कि भाई साहब अगर उसने फ्रांस में फिर से मदद पाई ली तो नेपोलियन तो वहां पहले से ही है, अगर उसने बोल दिया नेपोलियन तक ये संदेश पहुंचा दिया कि भैया अंग्रेज ये है, तो नेपोलियन सबसे पहले पहुंचेगा और यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी को निपटा देगा, ठीक है। तो समीकरण देखो, अब लॉर्ड वेल्लेस्ली को लग रहा है टीपू सुल्तान को या कि निपटा दो या कि टीपू सुल्तान को अपने में मिला लो, तो या कि ये सहायक संधि के माध्यम से टीपू सुल्तान को अपने में मिला लो या कि टीपू सुल्तान का खात्मा कर दो, ठीक है। ये कारण बना, ठीक है। तो कारण क्या बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप में आगमन या कि इसी का संकट, ठीक है। तो आधार क्या बनाया गया, आधार ये बनाया गया कि टीपू सुल्तान क्या कर रहा है, मराठों एंड निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। आधार क्या बनाया जा रहा है, और चूंकि उनको संधि समाप्त करनी थी, चूंकि आप देख रहे हो वो संधि में कोई दम धड़ाका है नहीं, रंगपट्टनम की जो संधि है उसमें क्या है, पूरी तरीके से टीपू सुल्तान दबा हुआ है, टीपू सुल्तान का आधा राज्य क्या कर लिया गया, ले लिया गया, अब उसे युद्ध हानि भी देने पड़े, युद्ध क्षति भी देनी पड़ रही, तो टीपू सुल्तान पूरी तरीके से क्या है, अब मतलब क्या है, एक जो उभरता हुआ सूरज था वो ढल रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे टीपू सुल्तान, और साथ में बोला गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान के शाह के साथ संबंध बना रहे हैं, मॉरिशस के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आधार बनाया गया। और ये सब करके क्या किया जा रहा है, अंग्रेजी राज्य के समाप्ति का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये एक आधार बनाया गया। चूंकि अभी दोनों के बीच में संधि, और संधि में क्या बोला गया कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों की सहायता करनी पड़ेगी, और ये षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये आधार बना करके क्या किया, हमला किया, आक्रमण। और इस बार आक्रमण में श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरीके से घेर लिया गया। और
और टीपू सुल्तान युद्ध करते करते क्या हो गए, मारे गए। और वाडियार वंश के एक यानी जो राजकुमार है उसको शासक बना दिया गया, शासक बना दिया गया और मैसूर का विलय कर लिया। सहायक संधि के तहत मैसूर क्या हो गई, अब अंग्रेजों के अधीन हो गई। ठीक है, क्लियर है। जो अंग्रेज इनके ऊपर हमला किए थे, मतलब इन सबके साथ हाँ हाँ, अंग्रेजों ने इसके ऊपर हमला किया टीपू सुल्तान के ऊपर। टीपू सुल्तान लड़ा जब तक लड़ सकता था, और उसके बाद क्या हुआ युद्ध में। सर, ये टीपू सुल्तान क्या कहते हैं, मराठे निजाम को अपनी तरफ कर लिए थे सब। नहीं नहीं नहीं, अब ये आधार बनाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है अंग्रेज किस बेस में आक्रमण करेंगे। अंग्रेजों ने एक तरीका निकाला, तरीका के आधार पर उन्होंने बोला कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये निजाम और मराठे और फ्रांसीसी अफगानिस्तान के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र आधार बन रहा है, कॉन्स्पिरेसी आधार बन रहा है, जिसके आधार पर हम इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, चूंकि ये संधि को वायलेट कर रहे हैं। और उस आक्रमण में क्या हो रहा है, टीपू सुल्तान की मृत्यु। और टीपू सुल्तान जहां खत्म हुआ वहां खत्म, मैसूर को क्या कर लिया गया, अपने में विलय कर लिया गया। ठीक है, तो चारों आपके हो गए आंग्ल मैसूर युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। क्वेश्चन बनते हैं सर इनसे, चारों संधि से? चारों संधि से क्वेश्चन बन जाएगा, कभी कभार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ देगा कि भाई कौन किसके साथ था। ठीक है, और थोड़ा सा कहानी के बेस में उसको पढ़े हो तो चीजें क्लियर भी रहेगी लंबे समय तक। क्लियर। तो भाई नेपोलियन था, नेपोलियन के समय में ऐसा था कि भाई नेपोलियन को पकड़ के एक जगह एक किले में वाटरलू के युद्ध में जब हारा था, उसके बावजूद उसको किले में बंद करने के बाद और ऐसी जगह छोड़ने के बाद कि भाई नेपोलियन वहां से कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन जब तक वो मरा नहीं तब तक ब्रिटेन में क्या था, लोगों के बीच बिल्कुल दबदबा था कि भाई कभी भी अगर नेपोलियन वापस आ गया तो फिर नहीं छोड़ेगा। मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा। बहुत, मतलब उसकी हार के पीछे कारण भी यही था, हार के पीछे कारण भी यही था क्योंकि लगातार युद्ध करते जाना है। वो ये चीज़ नहीं समझा कि भाई उसकी जनता केवल और केवल युद्ध जब आपदा है उसी समय उसका साथ दे रही है। ठीक है, स्पेन में फंसना, स्पेनिश युद्ध में फंसना, फिर उसके बाद रूस के ऊपर, भैया रूस का पर्वत कौन सा था, यूराल का पर्वत, एल्प्स माउंटेन। उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि भाई जीवन में कोई सेना उसको पार कर ही नहीं पाई, कोई सेना, लेकिन नेपोलियन उसको पार कर गए। उस पर्वत को अपनी सेना के साथ उसने पार कर दिया। तो एक बड़ी उपलब्धि थी कि भाई यूराल कोई नहीं कर पाता था, लोगों की हालत टाइट होती थी, इतना ठंडा क्षेत्र था रूस का वो, लेकिन ठंड के क्षेत्र में उसने पूरे को पूरे अपनी सेना के साथ पार कर दिया। और वही उसकी हार का सबसे प्रमुख कारण, क्षति भी बहुत हुई। मॉस्को उसके कंट्रोल में आ गया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा उसके हाथ से इधर उधर होती गई। और साथ में स्पेनिश हो गया, ब्रिटेन हो गया, और फिर इटली भी हो गया साथ में, और साथ में यहाँ पे रूस भी हो गए। ये सब लोग मिल गए और अकेले नेपोलियन फंस गए। बहुत ज़्यादा युद्ध किया, लेकिन युद्ध के बाद थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया। दिक्कत क्या थी ना उसके साथ, वो समझौता वाली नीति मानता ही नहीं था, वो संधि को अपमान मानता था। बोलता है संधि कौन करता है, संधि तो हारे हुए लोग करते हैं, और मैं हारा थोड़ी हूँ। नेपोलियन मतलब ये है कि जब तक जिया तब तक अलग ही लेवल का। ठीक है, तो इस तरीके से अपने चारों आंग्ल मैसूर युद्ध कंप्लीट हो गए। कितना टाइम हो गया, 55। ठीक है ना। तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए तुम्हारे, क्लियर। तो इतना अपन को करना था ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, फिर ये वाला कंप्लीट हो जाता है, फिर अपना एक बंगाल बचता है। ठीक है, बंगाल में अंग्रेजी सेना कर लेंगे, फिर उसके बाद अपन भाई 1857 से पहले फिर पूरा अपन मॉडर्न हिस्ट्री में घुसेंगे। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। तो भाई जो भी यूट्यूब में देख रहा है देखते रहो।